हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th केमिस्ट्री। सो बच्चे, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसे हम बोलते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी थी वो क्या होती थी और उसकी जो वैल्यू है वो फर्स्ट वाले से ज़्यादा क्यों होती थी। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है फर्स्ट वाली से, ऐसे ही जो थर्ड है वो सेकंड वाली से ज़्यादा होती है एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। अब ऐसा होता क्यों है वो देखिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, जब हम वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है उसे निकालने के लिए। जब मान लो वो निकल गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो कटायन बन गया। अब कटायन बनने के बाद उस कटायन में से मान लो हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो जो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी दैट इज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। एंड ऑब्वियसली वो वाली एनर्जी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस वजह से जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो फर्स्ट वाले से ज़्यादा होती है। ऐसे ही फिर थर्ड में केस आ जाएगा, ऐसे ही आगे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग एक डायग्राम देखिए। डायग्राम है 3.6 आपकी बुक में। इस डायग्राम में देखिए बच्चे क्या शो कर रखा है। नीचे इसने एटॉमिक नंबर यानी कि जेड लिया है और साइड में इसने एनर्जी ली है। तो आप लोग देखिए कि जो एटॉमिक नंबर 2 to 4 है, यानी कि बीच में कौन आएगा 2 to 4 के 3, उसके बाद 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10। और इधर हमारे पास वैल्यू है 500, 1000, 1500, 2000 एंड 2500। तो बच्चे यहाँ से देखने से एक चीज़ समझ में आती है कि जो मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है एनर्जी की, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है बच्चे, ये मैक्सिमम वैल्यू है हमारी। अगर हम इसको यहाँ पे लेके आए तो ये 2000 से ऊपर है, 2080 दी है। किसकी है? नियोन की। और नियोन क्या होता है? नोबल गैस। और नोबल गैस का मतलब कौन है? जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड है। नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2, 2s2, 2p6 हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। 10 के 10 फुल फील्ड है, नोबल गैस है, 10 एटॉमिक नंबर है और मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी है। क्लियर? ये हो गया नोबल गैस। अब नोबल गैस से आता है ग्रुप नंबर 18 में। अब हम बात करते हैं उससे आगे कौन आएगा? 17 में कौन होते हैं? हेलोजन्स। तो हेलोजन्स में हमने ले लिया फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। ओह सॉरी, 9, गलती से बोल गया। 17 क्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का 9। तो 9 जो एटॉमिक नंबर है हेलोजन फैमिली में, जो सबसे पहले फ्लोरीन है। अब इसकी वैल्यू देखिए 2080 से कहाँ पे आ गई? 1681। यानी कि वैल्यू में क्या हो गया? डिक्रीज हो गया वैल्यू में। ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन के बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8। ठीक है बच्चे, यहाँ तक। उसके बाद आता है ऑक्सीजन के बाद फैमिली नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। ठीक है, ये बिल्कुल सीरीज में दे रखे, ध्यान से देखिए कि पहले नोबल गैस, फिर हेलोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन का ग्रुप, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, फिर कौन आएगा? कार्बन, फिर कौन आएगा? बोरॉन और उसके बाद बेरिलियम और उसके बाद लिथियम। यानी कि जो सेकंड पीरियड है हमारा वो दे रखा है, ये सेकंड पीरियड है और सारे हमारे क्या है? ग्रुप्स है। और ये शो कर रखा है इस ग्राफ में कि जैसे जैसे हम ग्रुप नंबर 18 से ग्रुप नंबर 1 की तरफ या 2 की तरफ आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? हर एक चीज़ की वैल्यू दे रखी है। लिथियम की 520 है और बोरॉन की कितनी है? 801। क्लियर यहाँ तक? अब एक चीज़ आप लोग इसमें देखिए जो नोट करने की है। देखिए नॉर्मल डिक्रीज हो रहा था 2080, 1681। उसके बाद फ्लोरीन के बाद आनी थी
ऑक्सीजन फैमिली, जिसकी वैल्यू कितनी आनी थी, इससे कम। ठीक है, इससे तो चलो अब भी ये कम है, लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन के बाद आनी थी नाइट्रोजन फैमिली। लेकिन नाइट्रोजन फैमिली की जो वैल्यू है वो ऑक्सीजन फैमिली से ज़्यादा है, जबकि क्या होना चाहिए था, होनी चाहिए कम थी, अकॉर्डिंग टू किसके, जो ये पैटर्न चल रहा था। ऐसे ही यहाँ पे कार्बन आ गया, कार्बन के बाद बोरोन आ गया, बोरोन के बाद कौन आएगा, बेरिलियम। अब बोरोन की 801 है, तो जो बेरिलियम है उसकी कम होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी क्या हो गई, ज़्यादा। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, ये इस ट्रेंड के अंदर ऐसा क्यों हुआ है, उसका रीज़न देखिए। उसके रीज़न में ये बोलता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, कहता वो नोबल गैस की मैक्सिमम होती है, और जो एल्कली मेटल्स होती है उनकी वैल्यू लो होती है। ठीक है, यहाँ तक। फिर एक और डायग्राम है इसका, वो भी देख लीजिए। ये है 3.6 का बी, एटॉमिक नंबर दे रखा है, और इधर H/kJ/mol। अब देखिए डायग्राम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यानी कि ये ग्रुप कैसा था, ये डायग्राम कैसा था, पीरियड के अकॉर्डिंग। ये डायग्राम कैसा है, फैमिली डाउन द ग्रुप के अकॉर्डिंग। अब डाउन द ग्रुप में वैल्यू देखिए, लिथियम की 520 है, उसके बाद सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है जिसका, और वैल्यू 496। सोडियम के बाद कौन आएगा, पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19 और वैल्यू 419। यानी कि डाउन द ग्रुप में वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, और अक्रॉस द पीरियड जब नोबल गैस से एल्कली मेटल की तरफ चले तब भी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्लियर यहां तक। उसके बाद कहता है जो एटॉमिक रेडियस थी, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक से पहले, कहता है जो एटॉमिक रेडियस है वो क्लोजली रिलेटेड होती है आयनाइजेशन एनर्जी से। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी में और एटॉमिक रेडियाई में सिमिलैरिटी है, क्या है वो देखते हैं। कि फॉर अंडरस्टैंडिंग, कहते हैं इस चीज, इनकी जो रिलेशन है उसको समझने के लिए दो फैक्टर हम कंसिडर करके चलेंगे। पहला फैक्टर है द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। दोनों ही केस में कहता है, एटॉमिक रेडियस में भी और आयनाइजेशन एनर्जी में भी, जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के साथ, ये जो फैक्टर है कहता बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है, देखिए। अगर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है और जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, अगर वो दूर है तो न्यूक्लियस की और आउटर इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ जाएगी और एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ तो कोई खास अट्रैक्शन नहीं बनी है, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए इजी हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम पास आते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में से निकालना, यानी कि न्यूक्लियस के जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का सराउंडिंग है वो निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू हाई हो जाएगी। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, सिंपल मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी वैल्यू उसकी। ये है पहला फैक्टर। दूसरा देखिए, द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच अदर। ये भी बात सही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहता अब उनकी भी तो आपस में रिपल्शन हो सकती है। ठीक है, ये जो फैक्टर है आपस में रिपल्शन का, कहता है ये भी दोनों के अंदर कंसिडर किया जाता है। किन दोनों में, एटॉमिक रेडियस में और आयनाइजेशन एनर्जी में। क्लियर यहां तक। आगे कहता है द ENC। अब ये ENC क्या है बता सकता है कोई, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहले भी ये कई बार आया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसी वजह से। ENC यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज experienced by the valence electron in an atom will be less than the actual charge on the nucleus
बिकॉज द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहना चाहता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी एटम में, वो कहता कम होता है उसके एक्चुअल चार्ज से। और क्यों कम होता है? शील्डिंग की वजह से। किसकी शील्डिंग की वजह से? जो इनर वाले ऑर्बिटल्स है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो रखे उनकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर यहीं से करेंगे हम। चलिए, थैंक यू।